महल के विशाल सभा कक्ष में सन्नाटा छा गया था। सभी की निगाहें सिंहासन पर बैठी महाराज पर टिकी थीं। महाराज ने गंभीर आवाज में कहा, तो अब बैठक शुरू करते हैं। बताइए, इस स्थिति से निपटने के लिए क्या उपाय सुझाते हैं? एक दरबारी तुरंत आगे बढ़ा। जैसा हमने पिछली बार पूर्व के सूखे के दौरान किया था। क्यों न हम उत्तर के लिए कर, टैक्स कम कर दें? दूसरा मंत्री हल्का सा मुस्कुराया, फिर बोला, कर कम करने का मतलब है खजाने में कमी। और यह कहना उनके लिए आसान है जिनके पास खोने को कुछ नहीं है। सभा में हल्की सी फुसफुसाहट फैल गई। महाराज ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्या कोई और तरीका है? तभी एक गहरी, आत्मविश्वास भरी आवाज गूंजी, महाराज। सबकी नजरें उस ओर मुड़ गईं। लोम्बार्डी के मुखिया, क्या कहना चाहते हैं? लोम्बार्डी के मुखिया ने आगे बढ़कर सम्मान से झुकते हुए कहा, उत्तर के पुराने मित्र और सहयोगी होने के नाते हम इस त्रासदी को अनदेखा नहीं कर सकते। मन ही मन कई दरबारी सोचने लगे। मित्र, सहयोगी, ये रिश्ता आखिर है क्या? उन्होंने आगे कहा, हमने सहायता के लिए एक योजना बनाई है। उत्तर को जल्दी पुनर्निर्माण में मदद देने के लिए हम पेल्लेट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर ट्रीवा लकड़ी की बड़ी मात्रा उपलब्ध कराएंगे। सभा में हलचल बढ़ गई और उन्होंने रुककर सबकी ओर देखा। लोम्बार्डी कंस्ट्रक्शन के 5 कुशल तकनीशियन भी भेजे जाएंगे। पूरा काम ईवान के क्षेत्र में हमारे प्रतिनिधि की देखरेख में होगा और हम स्वयं इस प्रक्रिया का प्रबंधन करेंगे। महाराज हल्का मुस्कुराए। ओहो, तो कोई जिम्मेदार भी होगा इस काम के लिए। कौन होगा वो? मुखिया ने गर्व से कहा, वो होंगी मेरी पोती गैलाहन लोम्बार्डी की बेटी फ्लोरेंटिया लोम्बार्डी। सभा में हल्की सी चौंकने की आवाजें उठीं। फ्लोरेंटिया? हाँ, वही जो दूसरे राजकुमार की साथी थी। एक मंत्री ने संदेह से पूछा, क्या आप गैलाहन की जगह उस लड़की को जिम्मेदारी दे रहे हैं? मुखिया ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, पेल्लेट कॉरपोरेशन के क्लेरिवन पेल्लेट, जो ट्रीवा लकड़ी के स्वामी हैं। वे फ्लोरेंटिया के लंबे समय तक शिक्षक रहे हैं। मेरी पोती लोम्बार्डी और पेल्लेट कॉरपोरेशन के बीच सेतु का काम करेगी। इतना सुनते ही एक दरबारी गुस्से में बोला, आप अपने पैसे से मदद कर रहे हैं, लेकिन हमें बीच में बोलने का हक कैसे? मुखिया ने उसकी बात काटते हुए कहा, वो भले ही युवा है, लेकिन इतनी प्रतिभाशाली है कि लोम्बार्डी के बड़े प्रोजेक्ट संभाल चुकी है। होम डिलीवरी सेवा भी उसी की देन है। क्या? सभा में शोर गूंज उठा, वो व्यापार उसी लड़की का है। कमाल है। लोम्बार्डी की आने वाली पीढ़ी भी अद्भुत है। कई दरबारी प्रभावित होकर बोले, मुखिया जी, अब तो आपको कोई चिंता ही नहीं होगी। कुछ लोग मन ही मन जल उठे। फिर से लोम्बार्डी आगे निकल गया। तभी महाराज ने घोषणा की, अगर लोम्बार्डी आगे आ रहा है तो हम भी पीछे नहीं रह सकते। शाही परिवार उत्तर के लिए 5000 स्वर्ण और राहत सामग्री भेजेगा और एक प्रतिनिधि भी जाएगा। तभी दूसरा राजकुमार आगे बढ़ा, महाराज, मुझे जाने की अनुमति दें। सभा शांत हो गई। मैं पहले भी उत्तर जा चुका हूं, वहां की भौगोलिक स्थिति से परिचित हूं। मैं आपकी ओर से पूरी निष्ठा से सहायता करूंगा। महाराज मुस्कुराए। बहुत अच्छा, तुम पर भरोसा है। उत्तर के राहत कार्य की जिम्मेदारी मैं दूसरे राजकुमार को सौंपता हूं। जी, महाराज, आप मुझ पर भरोसा रख सकते हैं। पीछे खड़े कुछ लोग धीरे से बोले, सच में, वो पहले राजकुमार से अलग है। थोड़ी देर बाद एक मंत्री ने गंभीर स्वर में कहा, अब अगला मुद्दा हिमस्खलन, एवलांच के कारण का पता लगाना और सजा तय करना है। महाराज ने भौहें सिकोड़ लीं। ये तो प्राकृतिक आपदा थी, फिर कारण खोजने की क्या जरूरत? महत्वपूर्ण बात है उत्तर का पुनर्निर्माण। तभी एक व्यक्ति आगे आया और एक दस्तावेज पेश किया। कृपया इसे देखिए, महाराज। ये क्या है? यही कारण है कि इस आपदा में हताहत कम हुए। सभा में सन्नाटा छा गया।
पेलेट कॉरपोरेशन के एक भूवैज्ञानिक ने उत्तरी खदान की जांच करते हुए पहले ही हिमस्खलन की भविष्यवाणी कर दी थी और इवान के मुखिया को खतरे की सूचना दे दी थी। तभी एक आवाज आई, जी महाराज, यह सत्य है। मैंने अपने पिता से पुष्टि की है। सभा का माहौल अचानक और भी गंभीर हो गया। उस रिपोर्ट में लिखा है कि सभा में फैली खामोशी को तोड़ते हुए दस्तावेज पढ़ने वाला व्यक्ति फिर बोला, हिमस्खलन के कारण स्पष्ट है। पहला, भारी वर्षा, और दूसरा, अत्यधिक पेड़ों की कटाई। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। इसका मतलब, किसी ने धीरे से कहा, उत्तर का यह हादसा इंसानी गलती से हुआ है। महाराज की नजरें तुरंत इवान परिवार के प्रतिनिधि पर टिक गईं। इवान परिवार के प्रतिनिधि, इस पर तुम्हारा क्या कहना है? वह व्यक्ति एक पल के लिए चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, स्वाभाविक है महाराज, कोई भी इसे प्राकृतिक आपदा ही कहेगा। मन ही मन कौन सजा पाना चाहेगा? फिर अचानक वह झुक गया। हम, इवान परिवार, आपकी और इस क्षेत्र की जनता के सामने अपने अपराध को स्वीकार करते हैं। सभा में हलचल मच गई। क्या ये सजा खुद लेना चाहता है? जी महाराज, उसने दृढ़ आवाज में कहा, हमसे भी गलती हुई। हम अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सके। सम्राट गहरी सोच में थे। उत्तर का लकड़ी का व्यापार दांव पर था। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर एंजनास को बिना सजा के छोड़ा तो जनता न्याय के नाम पर बगावत कर देगी। घबराकर उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। क्या जुर्माना लगाना ठीक रहेगा? काले बालों वाला युवक, जो अब तक शांत था, एक ठंडी मुस्कान के साथ बोला, बिल्कुल, एक कुलीन के लिए जुर्माना ही सबसे गरिमापूर्ण सजा है। तभी एक बुजुर्ग सलाहकार ने टोका, हुजूर, दीवारें गिरी हैं, मासूमों की जान गई है, सिर्फ जुर्माना काफी नहीं होगा। युवक ने शांति से पलटवार किया, ये जुर्माने की रकम पर निर्भर करता है। अगर जुर्माना इतना भारी हो कि उनकी कमर टूट जाए और वो सारा पैसा उत्तरी राहत कोष में जाए, तो जनता भी शांत रहेगी और न्याय भी हो जाएगा। सम्राट को जवाब मिल चुका था। ये सजा भी थी और एंजनास की तिजोरी पर सीधा वार भी। सम्राट खुशी से झूम उठे, लाजवाब विचार है। उन्होंने तुरंत फरमान जारी किया, एंजनास परिवार पर 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का जुर्माना लगेगा, जिसका आधा हिस्सा उत्तर के पुनर्निर्माण में इस्तेमाल होगा। जहां सम्राट खुश थे, वहीं बुजुर्ग सलाहकार ने उसे नफरत से घूरते हुए सोचा, ये लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जाते जाते वो रहस्यमयी युवक पेरेज अपनी लाल आंखों में एक चमक लिए धीरे से बुदबुदाया, मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगा टिया।